ये पढ़ना भाई, मतलब हमें दो ही चीजें पढ़नी थी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, एक था रिफ्लेक्शन और एक था रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, यस और नो? चलो लिखो जरा, पहले लिख लो जो मैं बोल रहा हूं। फिनोमेना, फिनोमेना बाय virtue of which, phenomena by virtue of which light suffers, phenomena by virtue of which light suffers change in speed, change in speed at interface separating two mediums मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच लाइट सफर्स चेंज ऑफ स्पीड at interface separating two mediums when light travels from one medium to another medium, when light travels from one medium to another medium is called as refraction। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं लिख देता हूं सारी बात, जो मैंने बोला था वही मैंने लिख दिया भाई। ऐसा फिनोमेना जिसकी वजह से लाइट की स्पीड में चेंज आता है, लाइट की स्पीड में चेंज आता है जब लाइट एक इंटरफेस पे पड़ती है, दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली, दो मीडियम्स को सेपरेट करने के लिए जो इंटरफेस आता है, और स्पीड का चेंज जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आता है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात। अरे क्लियर है? अब सबसे पहले इशू ये है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, इशू क्या है, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है क्या और वो क्यों चेंज कर रहा है, उसके बारे में बात कर लें। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को। यहां पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम v is equal to 1 upon under root mu into epsilon। v is equal to 1 upon under root mu into epsilon। क्लियर है भाई? ठीक है, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन होता है। इसका हम प्रूफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, हम इसको प्रूव कर लेंगे कि यही आता है स्पीड ऑफ लाइट। अब व्हाट इज म्यू? म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम epsilon is electrical permittivity of medium। ये आ गया भाई, क्लियर है? ठीक है, अब अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक थोड़ा बहुत, क्योंकि ड्रॉपर वाले को याद होना चाहिए, तो म्यू कैन बी रिटन एज म्यू नॉट म्यू आर एंड अपसाइलन कैन बी रिटन एज अपसाइलन नॉट अपसाइलन आर। लिख सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? पक्का लिख सकते हैं ऐसा? अब हमें क्या बताया गया कि किसी भी मीडियम का जो परमिबिलिटी होता है दैट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब जरा ध्यान से देखो, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी
वैक्यूम फ्री स्पेस और एयर, क्योंकि एयर को भी हम ज्यादातर केसेस में वैक्यूम जैसा ट्रीट कर लेते हैं, हालांकि एग्जैक्टली नहीं होता। इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस और एयर। ठीक है भाई, ये कहानी आ गई। अब एप्सिलॉन आर क्या चीज है? एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। इसी तरीके से म्यू आर क्या है? म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ये बातें आपको पता है। कितनी बात हो गई? लिख लिया सबने? लिख लिया भाई? तो यस और नो करो। ठीक है, अब जरा देखो, अब आप देखो, मैंने क्या कहा आपसे, किसी भी मीडियम में स्पीड होती है 1/√μ एप्सिलॉन, या v इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर। यही आया कि नहीं आया? यस और नो? अब एक बात बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फ्री स्पेस और एयर। एयर को भी एज अ वैक्यूम ट्रीट कर रहे हैं, हालांकि एयर कंप्लीट वैक्यूम नहीं होता, फ्री स्पेस और एयर। तो वहां पर C से डिनोट कर रहे हैं, एंड इट इज 1/परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज म्यू नॉट, एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। और ये चीज अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाली तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास आया। अब आप यहां देखो, अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो v को मैं लिख सकता हूं C/√μ आर एप्सिलॉन आर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ मुझे। v को क्या लिख सकता हूं? C/√μ आर एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहीं पर देखो आप क्या आ रहा है आपके पास, √μ आर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू C/v। C/v आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों का रेशो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों का क्या आ रहा है? रेशो आ रहा है। यस और नो? यस और नो जल्दी बोलो। इन दोनों का रेशो। अब इन दोनों का रेशो इज √μ आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। म्यू, अच्छा म्यू तो बार बार आ जाएगा, एन से डिनोट कर लेते हैं अभी। एन इज इक्वल टू √μ आर एप्सिलॉन आर is ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in medium, and this n is called as refractive index of medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है भाई, और एक चीज और जरा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है।
और रेशो है स्पीड और स्पीड का, तो इट इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यस और नो? इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कोई इशू है? नहीं। चलो अब आगे बात करते हैं, मिटा दें ये सब, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलो अब जरा देखो, तो हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज c अपॉन v, दैट इज अंडर रूट म्यू आर अपसाइलन आर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम के नेचर पे, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी पर और रिलेटिव परमिटिविटी पर। ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑफ मीडियम depends on nature of medium। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम के नेचर पे, दैट इज उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी पे। क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज और ध्यान सुनो, मान लो ये मीडियम 1 है और नीचे मीडियम 2 है। लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई सपोज, ठीक है। अब यहां पर स्पीड v1 है और यहां पर v2 है, ठीक है। तो मान लो लाइट का सोर्स ये था, रे ऑफ लाइट ये आई और ऐसे चली गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, मीडियम चेंज होने पर स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मीडियम चेंज होने पे स्पीड चेंज हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, गरिमा काम्बोज, ठीक है। मीडियम चेंज होने पर क्या कहते हैं? स्पीड चेंज हो रही है, क्योंकि मीडियम अलग अलग है। यस और नो? ठीक है। अब स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको एक बात पता है, किसी भी वेव की स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। पता है कि नहीं पता है? किसी भी, क्यों लाइट इज ऑल्सो अ वेव, तो हम कह सकते हैं वेव की स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, कह सकते हैं कि नहीं? अरे यस और नो? अब एक बात बताओ, मीडियम चेंज होने पे v चेंज हो रहा है, तो f और लैम्डा में से कौन सा चेंज होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा, ये भी डिसाइड करना है। क्लियर है भाई? ठीक। तो f और लैम्डा में से कौन सी चीज चेंज करेगी, कौन सी चीज चेंज नहीं करेगी जब मीडियम चेंज हो रहा है? तो हम ये तो साफ साफ देख पा रहे हैं कि ऑन चेंज इन मीडियम, ये तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही थी कि मीडियम चेंज होगा तो स्पीड क्या करेगी? चेंज करेगी। ऑन चेंज इन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, ठीक है। अब बाकी चीजों की बात करें, और हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब क्या चेंज करेगा? फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा क्या? अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तो यस लिख दो भाई। जो लोग कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा वो यस लिख दो। रूपाली हैंड रेज नहीं करना है, मैंने बार बार मना किया, मुझे चैट बॉक्स नहीं दिखता है यार, कितना समझाएं तुम लोगों को। फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा या नहीं करेगा? रूपाली, बहुत ही बेकार बच्चे हैं यार। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ चेंज करेगी कि नहीं करेगी? वेवलेंथ चेंज करेगी। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि v चेंज हो रहा है, तो इनमें से या तो दोनों बदले या कोई एक बदले। ये तो साफ सी बात क्लियर है कि भाई अगर v बदल रहा है मीडियम के बदलने पे, तो या तो दोनों बदलेंगे
या क्या कहते हैं, कोई एक बदलेगा। ठीक है, अब लिखो जरा, इतना नोट कर लिया सबने? अगर नोट कर लिया तो यस लिख दो एक बार, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखो जरा, लिखो ऑन चेंजिंग मीडियम, ऑन चेंजिंग मीडियम, ऑन चेंजिंग मीडियम frequency of light do not change, frequency of light do not change because frequency is dependent on source, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन सोर्स, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी। मैं दोबारा बता रहा हूं कि मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसका पैरामीटर है? सोर्स का पैरामीटर है। ठीक है, इतनी बात कि सोर्स में एक्सेलरेशन कितना है। मैंने कहा था लाइट प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेटेड चार्ज सिस्टम की वजह से या ऑसिलेटिंग चार्ज सिस्टम की वजह से। तो जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होगा उसी फ्रीक्वेंसी की क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी भाई। ठीक है, वो रास्ते में क्या हो रहा है, लाइट जब ट्रेवल कर रही है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अरे क्लियर है? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा किस पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। किस पे डिपेंड करता है भाई? सोर्स की प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इतनी बात। तो मैंने क्या कहा? ऑन चेंजिंग मीडियम फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? सोर्स। ठीक है, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर wavelength during change in medium must change, therefore wavelength during change in medium must change। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात की नहीं? ठीक है, मतलब जब भी हमारे पास मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ जरूर चेंज होगी, क्योंकि स्पीड भी चेंज करती है। ठीक है, अब जरा देखो, अब ध्यान दो, ये मान लो एयर है या वैक्यूम है, ये अगला मीडियम, अगला मीडियम, ऐसे बहुत सारे। इसमें स्पीड c, इसमें v1, इसमें v2, ऐसे नीचे v3 एंड सो ऑन। लाइट ऐसे आया, ऐसे गया। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, फ्रीक्वेंसी f अगर यहां था तो वही फ्रीक्वेंसी यहां रहा होगा, वही फ्रीक्वेंसी यहां रहा होगा, और वही फ्रीक्वेंसी यहां रहा होगा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। हाँ या ना? हाँ या ना? एंड अगर हम फॉर्मूला देखें तो फ्रीक्वेंसी इज स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अगर मैं कंपैरिजन देखूंगा, हाँ या ना? फ्रीक्वेंसी इज स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अरे कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब जरा देखो, तो फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, तो f इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा, v1 अपॉन लेमडा 1, v2 अपॉन लेमडा 2, v3 अपॉन लेमडा 3 एंड सो ऑन। ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ मुझे। लिख सकता हूं बेटा? ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ, दिस फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट और नॉट? कांस्टेंट है, सब में सेम है। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, आप अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो, किसी भी दो को, जरा देखो, मैंने c अपॉन लेमडा इज इक्वल टू v1 अपॉन लेमडा 1 करा। ठीक है, तो जरा देखो क्या आ जाएगा हमारे पास। लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा c अपॉन v1। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना?
जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो यार, यस और नो। तो मैं क्या कह सकता हूं, लेमडा 1 इज लेमडा अपॉन n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे, कह सकता हूं भाई? ठीक है, तो अब यहां से हम एक चीज ध्यान में रखते हैं, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं क्या करता हूं जरा देखो, अगर मैं यहां कंपेयर करना चाहूं तो मैं कोई भी लेमडा किसी भी मीडियम का क्या लिख सकता हूं, लेमडा ऑफ वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे। अभी मैंने बताया आपको लेमडा 1 क्या होगा, लेमडा अपॉन n1 होगा। तो इसी तरीके से किसी भी मीडियम की अगर बात करूंगा ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, अरे यस और नो? ठीक है, चलो अब ये बात हो गई। अब यहां पर कुछ लोग ये कह देते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कह सकते हैं या नहीं? साक्षी यस लिख रही है, दो तीन लोगों ने नो लिखा है, बाकी सबने यस लिखा है। ठीक है, चलो पहले इतना नोट कर लो फिर बताता हूं। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया हो तो यस लिख दो एक बार, फिर मैं आगे बात बताता हूं आपको। लिखो जरा, लिखो, वी कैन नॉट से वेवलेंथ ऑफ अ मीडियम, मैंने क्या बोला, वी कैन नॉट से दैट वेवलेंथ ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। वी कैन नॉट से वेवलेंथ ऑफ अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये आपका कंपैरिजन है बेटा दो वेवलेंथ्स के बीच में, एक मीडियम और दूसरे मीडियम के वेवलेंथ्स के बीच का कंपैरिजन है। यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आ रहा है, ये रेशो आ गया कि 1/n ऑफ मीडियम होगा। ठीक है, क्लियर है? ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब तो ये कभी मत कहना कि क्या कहते हैं, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ये बिल्कुल गलत बात है। लेमडा ऑफ मीडियम इज इक्वल टू लेमडा ऑफ वैक्यूम अपॉन n है। ठीक है, इतनी बात। भूमिका, मैंने कहा कि वेवलेंथ ऑफ अ मीडियम इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, नॉट वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। एक्चुअल में जो हमने पिछले पेज पे निकाला, ये हमने रेशो निकाला है मीडियम की वेवलेंथ और वैक्यूम की वेवलेंथ का, वो 1/n ऑफ मीडियम आ गया। ठीक है, इतनी बात। लेकिन वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है वो मैं अब बताने जा रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। लिखो कॉचीज रिलेशन। कॉचीज रिलेशन, ठीक है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो दो टाइप के मीडियम होते हैं बेटा, डिस्पर्सिव और दूसरा नॉन डिस्पर्सिव। ठीक है, अब डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब क्या है कि वेवलेंथ बदलने पर लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी वेव हो, मतलब कॉचीज रिलेशन सबके लिए लगा सकते हो आप, अगर कोई वेव है तो वेव के पास वेवलेंथ होंगी, यस और नो? आप लाइट की बात करो, आपने डिस्पर्शन पढ़ा हुआ है डिस्पर्शन। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे पड़ती है तो वो डिफरेंट एंगल पे स्प्लिट हो जाती है, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग स्पीड है, अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग स्पीड है या नहीं है? बेटा आप एक बात बताओ, अगर ये प्रिज्म है सपोज, तो आपने पढ़ा हुआ है लाइट आई और ये ऐसे करके अलग अलग एंगल पे जा रही है, तो अलग अलग एंगल पे जाने का मतलब स्पीड अलग अलग हो गई।
यानी कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग स्पीड है, और अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग स्पीड है, तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बात क्लियर हो गई? तो डिस्पर्सिव मीडियम, एक्चुअल में हम ग्लास ज्यादा पढ़ते हैं तो हम डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव की बात नहीं करते, यहां पर हम सीधे कहते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। आगे भी टर्म्स होती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे इस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉचीज रिलेशन, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। A and B are positive constants depending upon medium. ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? तो कभी ये मत कहना कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, ये गलत रिजल्ट है जो पिछले में आ गया था, ठीक है। इतनी बात, ये रिजल्ट सही नहीं है। हाँ, इससे एक रफ सा आइडिया लग जाता है कि यहां पर भी दिख रहा है वेवलेंथ बढ़ेगी तो n घटेगा, यहां पर भी दिख रहा है वेवलेंथ घटेगी तो n बढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली तो रिलेशन ये है, ठीक है। इतनी बात, अरे क्लियर है? अब आगे बात करें। अब लिखो जरा, मैंने आपको रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बता दी, अब आप लिखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले लॉ बताऊंगा फिर उसका मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है। इतनी बात, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ये हमारा इंटरफेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है भाई। अब अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आई, बट एक बात और ध्यान देना, इस मीडियम में स्पीड मान लो v1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस मीडियम में स्पीड v2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ये चीजें गिवन, ठीक है। अब एक बात जरूर ध्यान देना कि सारी लाइट एनर्जी यहां चली जाएगी, ये 100% नहीं है भाई, कुछ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा यहां पर। मैंने आपको बताया हुआ, जब भी कोई इंटरफेस आता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं साथ में, ठीक है। इतनी बात, लेकिन हम इस अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैं रिफ्लेक्शन वाले को क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। जैसे पिछले में रिफ्लेक्शन पढ़ते थे तो मैं रिफ्रैक्शन को इग्नोर कर रहा था हर जगह। अरे क्लियर है? ठीक, अब जरा देखो, तो लाइट ऐसे आई, यहां पर हमने क्या बनाया, नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर लाइट ऐसे चली गई, हल्की सी बेंड हो गई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इतनी बात, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन सेम प्लेन, पहला पॉइंट। अभी इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे सारी बात को, आर इन सेम प्लेन, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, या sin i अपॉन v1 इज इक्वल टू sin r अपॉन v2, ये दूसरा, ये सुनो, यही होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। एक चीज और, वैलिड फॉर
all types of रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, प्लेन और कर्व्ड। ये कर्व भी हो सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, चाहे वो प्लेन हो चाहे कर्व्ड हो। क्लियर है इतनी बात? अरे क्लियर है भाई? अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है, कि लाइट स्पीड बदलने पर बेंड क्यों हो रही है। चलो अब जरा देखो, मीडियम 1 स्पीड v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, मीडियम 2 स्पीड v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। मान लो लाइट का सोर्स यहां है, यहां से एक रे ऑफ लाइट निकली और यहां पहुंचना है लाइट ने। कहां पहुंचना है? सपोज यहां पहुंचना है, ठीक है भाई, ये डेस्टिनेशन है। सोर्स का डिस्टेंस इंटरफेस से, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से a है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डेस्टिनेशन का कितना? b, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये l। अब s से लाइट को d पे आना है, ठीक है, इतनी बात। कैसे आएगी भाई? s से लाइट को d पे आना है, क्या क्राइटेरिया फॉलो करेगा? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलो बेटा। अगर लाइट को s से d पे आना है, लाइट रे को, तो रजनीश शर्मा ने लिखा शॉर्टेस्ट पाथ, ऑप्टिमम टाइम पाथ। महक मिनिमम टाइम पाथ, बिल्कुल सही बात है। ऑप्टिमम या मिनिमम, बिल्कुल सही बात है। रजनीश रहेगा ढक्कन ही पूरा का पूरा, है ना? ठीक। अब जरा देखो, मैंने पहले ही बताया था कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे आने में सबसे कम समय वाला रास्ता वो चूज करेगा। यस और नो? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सामने? अरे पढ़ा है या नहीं? ठीक है, तो लिखो जरा, रे ऑफ लाइट विल फॉलो, रे ऑफ लाइट विल फॉलो path of minimum time, ray of light will follow path of minimum time। अब जरा देख लेते हैं, मान लो ऐसे आया रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल, तो ये एंगल आई हो गया और ऐसे करके चला गया, रिफ्रैक्टेड, ये एंगल हमारा आर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मान लेते हैं डिस्टेंस x है। अभी मुझे आई और आर में कोई रिलेशन नहीं पता है, मैंने कहा कहीं पर भी पड़ गया ऐसे, ठीक है, इतनी बात। ये x है तो ये वाला l माइनस एक्स हो जाएगा, इतना सा। अब यहां से यहां आने का टाइम t1 और यहां से यहां जाने का टाइम t2, तो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? t इज इक्वल टू जो टाइम है दैट इज t1 प्लस t2। यस और नो? भाई निकम्मो बोलो। अब जरा देखो, t1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन स्पीड। ये आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है इतनी बात? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 और t2 निकाल लिया हमने। अब आप एक चीज देखो, फॉर t मिनिमम dt, अब जरा देखो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। टाइम इज फंक्शन ऑफ व्हाट? x। तो फॉर t मिनिमम dt अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो अब मैं dt अपॉन dx निकालूं और उसको किसके बराबर रख दूं? 0 के बराबर, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर रहा हूं, आपको करने के लिए नहीं दे रहा हूं, ठीक है, इतनी बात मैं खुद कर रहा हूं। तो कितना आ जाएगा?
x अपॉन v1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल माइनस एक्स अपॉन v2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये डी टी बाई डी एक्स आ गया और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। क्लियर है भाई, मैंने डी टी बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख दिया। अरे ठीक है, मैंने डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिख दिया भाई। ठीक, चलो अब हम इसको उधर भेज देते हैं। तो x अपॉन v1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन v2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा एक काम करना, यहां देखना, अगर ये एंगल आई है और ये नॉर्मल है, ये भी परपेंडिकुलर था, तो ये एंगल आई होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, ये एंगल आई होगा या नहीं। बेटा जिसने बोला नेगेटिव साइन क्यों आया यहां पर, वो पहले डिफरेंशिएशन सीख लो। ठीक है, इतनी बात, नेगेटिव साइन डिफरेंशिएट करके ही आया है, चिंता ना करो उसकी। ठीक है, अब मैथ्स वाली बात मत पूछा करो, फिजिक्स वाली बात पूछा करो, क्योंकि मैथ्स वाली बात आपको मैथमेटिकल टूल के वीडियोस दे दिए गए, और इसलिए आया जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको भी डिफरेंशिएट करोगे आप बाद में, तो 2l माइनस एक्स आएगा, और जब माइनस एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो -1 आएगा, तो इस वजह से माइनस आया हो। ठीक है, इतनी बात। अरे क्लियर है? अब सुनो, अब हमारे पास क्या, ये आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, जरा देखो, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा या नहीं होगा, और अगर ये आई है तो जरा देखो क्या आया हुआ है, x अपॉन दिस, यही लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, देखो जरा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, x अपॉन दिस। x अपॉन दिस इज व्हाट, साइन आई अपॉन v1। और इधर आ जाओ, ये अगर r है तो ये भी r है, और क्या लिखा हुआ है, l माइनस एक्स अपॉन दिस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, साइन r अपॉन v2। दिस इज स्नेल्स लॉ। है स्नेल्स लॉ या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, है या नहीं? और ये स्नेल्स लॉ है। अब v1 को क्या लिख सकते हो आप, c अपॉन n1, v2 को क्या लिख सकते हो, c अपॉन n2, तो c से c कट जाएगा और आएगा क्या, n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, हो गई इतनी बात। तो दिस इज व्हाट, स्नेल्स लॉ। थोड़ी सी और बात करते हैं, लिख लिया सबने, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब सुनो भाई, ये बात हो गई हमारे पास। अब हम स्नेल्स लॉ के और फॉर्म्स देख लेते हैं, तो हमें क्लियर हो गया कि अगर ये इंटरफेस है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या पढ़ा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। एक तो ये पढ़ा, या साइन आई अपॉन v1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन v2। जब ये रिजल्ट्स ओबेड होंगे तो लाइट सबसे छोटे टाइम वाले रास्ते पे चल रही है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं इस मीडियम में v बड़ा है, v1 बड़ा है, तो साइन आई को भी बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का रेशो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जिस मीडियम में स्पीड बहुत ज्यादा होगी उस मीडियम में एंगल नॉर्मल के साथ रे का क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है भाई, आपको यही तो बताया जाता है, डेंसर मीडियम में बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयर मीडियम में बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसा ही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप, हाँ या ना? अरे निकम्मो, ऐसे ही पढ़ते हो। ठीक, तो अब यहां पर खुद ही देख लो, अगर स्पीड ज्यादा है किसी मीडियम में तो एंगल रे का नॉर्मल के साथ ज्यादा होगा, स्पीड कम है
तो एंगल नॉर्मल के साथ रे का क्या होगा, कम होगा अपने आप। अब दूसरी चीज बेटा, अगर ये हमारे पास इंसिडेंट रे वेक्टर है, ये नॉर्मल रे वेक्टर है और ये रिफ्रैक्टेड रे वेक्टर है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। अगर तीनों एक ही प्लेन में है तो हमारे पास एक चीज और है, आई क्रॉस या आर क्रॉस एन डॉट आई इज इक्वल टू 0। अगर तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है तो मतलब ये क्या हो गए, एक ही प्लेन पे हो गए। जरा देखो आप आर क्रॉस एन करो, आर क्रॉस एन किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, आर क्रॉस एन ऐसा आ रहा है। अब एक बात तो, आर क्रॉस एन ऐसा आ रहा है, आई के साथ एंगल कितना है, आई के साथ कितना एंगल है आर क्रॉस एन का, जल्दी बताओ आई के साथ कितना एंगल बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अरे एक ही प्लेन पे हैं तो अगर तीन वेक्टर प्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। मैथ्स वाले ज्यादा अच्छे से जानते हैं बात। अब एक और चीज बेटा ध्यान सुनना, N1 I कैप क्रॉस N कैप इज इक्वल टू N2 R कैप क्रॉस N कैप, वेक्टर फॉर्म हो गया N1 I कैप क्रॉस N कैप। बेटा ये भी IIT में यूज किया हुआ है एक जगह, जब एडवांस का क्वेश्चन आता है ना तो कई बार ऐसे भी चीजें यूज करनी पड़ जाती हैं। अब देखो क्यों सही है, मेरी बात सुन लो। आपके पास मैं प्रूव कर देता हूं, N1 I कैप का मैग्नीट्यूड 1, N कैप का मैग्नीट्यूड 1, एंगल बिटवीन I कैप एंड N कैप, जरा एंगल बताना I कैप और N कैप के बीच में कितना है, जल्दी बताओ। I कैप और N कैप के बीच में एंगल कितना है, जल्दी बताओ, आप लोग बताओ। I नहीं है बेटा, साइन 180 माइनस आई है। एंगल बिटवीन I कैप एंड N कैप इज 180 माइनस आई। बड़े निकम्मे हो यार, ये I कैप है आपका और ये N कैप है, ये एंगल I है, तो एंगल तो ये लिया जाएगा ना यार, टेल और टेल के बीच का, हाँ या ना। तो 180 माइनस आई, एक 90 माइनस आई बोल रहा है रजनीश, अरे मर जा रजनीश, भाई गॉड बड़ा खत्म आदमी है। तो कितना हो गया, साइन 180 माइनस आई, रुको एक मिनट अभी और भी चीजें हैं। और आई कैप क्रॉस एन कैप करता हूं तो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसको मैंने लिख दिया के कैप। इसी तरीके से राइट हैंड साइड आ जाओ, N2 आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का 1। अब एंगल बिटवीन आर कैप एंड एन कैप कितना है, आर कैप और एन कैप के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस आर, तो साइन 180 माइनस आर। अब जरा डायरेक्शन देखो, ये भी के कैप बाहर की तरफ आ रहा है। अब जरा देखो, साइन 180 माइनस आई इज व्हाट, साइन आई, साइन 180 माइनस आर इज व्हाट, साइन आर। तो क्या हो गया, N1 साइन आई के कैप इज इक्वल टू N2 साइन आर के कैप। सेम है या नहीं है, क्या बन गया आपका, स्नेल्स लॉ बन गया कि नहीं बन गया, यस और नो। अरे यस और नो। तो आपको ये भी यूज करना पड़ सकता है, IIT 1998 में सवाल आया था जहां पर ये भी यूज करना पड़ गया था, ठीक है, इसके बगैर सवाल ही नहीं हुआ। क्लियर है, नोट कर लो ये सारी चीजें। चलो बाकी हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है।